सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोलेट एक्ट के बारे में, जो कि 1919 में आया था। साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, 18 मार्च 1919 को नौकरशाही द्वारा सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में केंद्रीय विधानमंडल परिषद में 2 बिल पेश किया जाता है। नौकरशाही मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी यहाँ पर, उनके द्वारा सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में जो केंद्रीय विधानमंडल होता है वहां पर 2 बिल पारित किया जाता है, जो कि पहला है इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट और दूसरा है इंडियन क्रिमिनल लॉ एजेंसी बिल। 2 बिल जो पारित किया जाता है और इन्हीं 2 बिलों को रोलेट एक्ट कहा गया है। और यह बिल जो है 18 मार्च 1919 को पारित हो गया। रोलेट एक्ट जो है 18 मार्च 1919 को पारित हो गया। उसके बाद देखिए इस बिल के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक बंद किया जा सकता था। ये जो बिल पारित हुए थे उसके अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का संदेह होता है तो उसे बिना कारण बताए अनिश्चित काल तक बंद किया जा सकता था। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर साथ ही उस व्यक्ति को ना तो अपील करने का अधिकार था, ना ही तो दलील करने का अधिकार था और ना ही वकील रखने का अधिकार था। किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाएगा। अपील कहने का मतलब ना तो वो कोर्ट पर जाकर अपील कर सकता था, दलील कहने का मतलब ना वो अपना सफाई पेश कर सकता था और ना ही वो वकील रख सकता था। तो कुछ भी नहीं कर सकता था जो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसे भारतीयों ने काला कानून का नाम दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देश भर में इस कानून का विरोध हुआ। भारतीयों ने इसे काला कानून नाम दिया और पूरे देश में इसका विरोध किया। अब आगे देखिए, 6 अप्रैल 1920 को सारे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। साथ ही देशव्यापी हड़ताल का आयोजन भी किया गया। तो 6 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था इस समय। इसके साथ साथ हमारे भारत देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। फिर देखिए, गांधी जी ने इस बिल के विरोध में सत्याग्रह सभा बनाई थी। इसी समय गांधी जी क्या करते हैं, इस बिल के विरोध के लिए सत्याग्रह सभा बनाते हैं। और 7 अप्रैल 1919 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। अगले दिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और क्यों गिरफ्तार किया जाता है, तो इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि गांधी जी को पंजाब में आने के लिए साफ साफ मना कर दिया गया था पंजाब के गवर्नर के द्वारा। पंजाब के गवर्नर ने गांधी जी को
बैन कर रखा था पंजाब में आने के लिए, लेकिन गांधी जी नहीं माने। वो पहुंच जाते हैं पंजाब। तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद देखिए 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में विरोध के कारण डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये जो दोनों थे वो नेता थे और जनता के प्रिय थे। तो जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तब देखिए इनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जुलूस निकाला गया और जुलूस के दौरान 5 अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया गया। जो भीड़ थी वो 5 अंग्रेज सिपाहियों को मार देते हैं, जिसके कारण पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया जाता है जब 5 अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया जाता है जुलूस के द्वारा। अब आगे देखिए उसके बाद होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट का विरोध तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद जो होता है उसके बारे में। तो 12 अप्रैल को एक छोटा सा नोटिस जारी किया गया था कि किसी भी प्रकार का सभा नहीं करना है, लेकिन उस नोटिस को अच्छी तरह लोगों में फैलाया नहीं गया था और लोगों की उस नोटिस की जानकारी नहीं थी। तब देखिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, वैसाखी पर्व जो होता है उस दिन शाम को 4:30 बजे बहुत से लोग जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है वहां पहुंचते हैं और वहां पर शांतिपूर्वक अपनी नेता की गिरफ्तारी का मौन प्रदर्शन कर रहे थे। वैसाखी मनाने के लिए, साथ ही उनके जो नेता जो गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए मौन प्रदर्शन कर रहे थे बहुत सारे लोग। तब देखिए ब्रिगेडियर जनरल डायर, तो जनरल डायर उस समय थे, तो वे क्या करते हैं अमृतसर के जलियांवाला बाग में किए जा रहे शांतिपूर्वक सम्मेलन पर पहुंचकर अपने 150 सैनिकों के साथ अंधाधुंध फायरिंग करवा देते हैं। जब जनरल डायर जलियांवाला बाग के पास पहुंचते हैं तब वो जो मेन गेट रहता है वहां पर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि 3 मिनट के अंदर इस जगह को खाली कर दिया जाए। तब उस समय 20,000 से अधिक लोगों की संख्या थी और जो दीवार की ऊंचाई थी, जो दीवार बने हुए हैं उनकी जो ऊंचाई थी वो 17 फीट के करीब थी। तब लोगों में अफरा तफरी मच जाता है और जैसे ही 3 मिनट खत्म होता है उसके बाद जनरल डायर जो है अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। इसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं, साथ ही कुएं में भी कूद जाते हैं। तो इस समय काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है और जनरल डायर और उनके जो 150 सैनिक है तब तक गोली चलाते हैं जब तक उनका गोली खत्म नहीं होता। और ये जो था एक तरह का बदला था। जनरल डायर ने अपनी जो 5 सिपाही का मौत हुआ था जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, तो उसी का यहाँ पर बदला निकाल रहे थे। जनरल डायर अपनी 5 सिपाहियों का बदला निकाल रहे थे और बहुत से लोगों को यहाँ पर मार देते हैं। तो देखिए परिणाम क्या होता है, 1200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है
ये भारतीय रिपोर्ट के अनुसार है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार या फिर ब्रिटिश शासन के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, तो 379। लेकिन भारतीयों के अनुसार 1200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। इन सब में एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि इस घटना में हंसराज नामक भारतीय व्यक्ति ने जनरल डायर का सहयोग किया था। जो हंसराज नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने जनरल डायर का इसमें सहयोग किया था। हंसराज क्या करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जलियांवाला बाग में लेकर आते हैं। तो ये माना जाता है जो हंसराज है, उन्होंने भीड़ को इकट्ठा करने में जनरल डायर की मदद की थी, ताकि जनरल डायर के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को मारा जा सके। तो ये था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस हत्याकांड के बाद जो होता है उसके बारे में आप नीचे देखिए। इस हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर या फिर नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग देते हैं। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि जो थी वो त्याग देते हैं और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। तो ये जो तीनों हैं, उन्होंने अपनी उपाधियां त्याग दी। खास करके आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक जांच कमेटी का गठन किया जाता है और इस कमेटी का नाम हंटर कमेटी रहता है। तो जांच कमेटी बनाया जाता है हंटर कमेटी नाम से, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड हंटर होते हैं। लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष होते हैं। और कुल सदस्य की बात करें तो इस समिति में टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 3 भारतीय जो थे वो थे सर चिमनलाल सितवाड़, जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद। तो ये तीनों भारतीय रहते हैं इस हंटर कमेटी में। देखिए, इनका नाम भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हंटर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में। तो हंटर कमेटी का रिपोर्ट था, जनरल डायर का कार्य कर्तव्य से सत्यनिष्ठ था, परंतु गलत धारणा पर आधारित था। ये रिपोर्ट आता है हंटर कमेटी का कि जो जनरल डायर थे उन्होंने अपने कार्य किए, अपना कर्तव्य निभाया और उनका कर्तव्य जो था वो सत्य से परिपूर्ण था, लेकिन उनकी धारणा जो थी वो गलत थी। बस यही रिपोर्ट आता है और इसी रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को वापस ब्रिटेन भेज दिया जाता है। इसमें कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया जाता है, जिसके कारण पूरे भारतीय जो थे वो नाराज हो जाते हैं। आगे देखिए, ब्रिटिश लॉर्ड सभा द्वारा जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया है। जब जनरल डायर भारत से इंग्लैंड जाते हैं तब उनका काफी सम्मान किया जाता है और ब्रिटिश लॉर्ड सभा के द्वारा उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जाता है। तो इसे
भारतीयों का अपमान समझा जाता है, क्योंकि जनरल डायर को ब्रिटेन में इस काम के लिए सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर भारतीयों ने इसे अपना अपमान समझा। उसके बाद देखिए 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने लंदन में एक बैठक के दौरान जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। तो सरदार उधम सिंह थे जिन्होंने 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को गोली मार की हत्या कर दी। तो यहाँ पर आपका जो रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो खत्म होता है। इसी में हम लोग एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था। कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को छिन्न भिन्न कर दिया गया था। जब 1914-15 में ब्रिटेन द्वारा मुसलमानों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए कहा गया था, तब उस समय ब्रिटेन ने मुसलमानों से वादा किया था कि वो तुर्की के खलीफा के पद को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा का पद था वो काफी ज्यादा सम्माननीय और आदर का पद था, जो कि मुसलमानों में इस पद का काफी ज्यादा महत्व था। लेकिन ब्रिटेन जो है बाद में उस पद को छिन्न भिन्न कर देता है। आगे देखते हैं। तो 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा, जो कि अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। साथ ही अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खान इत्यादि लोग इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ये नाम आप जरूर याद रखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली। उद्देश्य क्या था? तो तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था कि तुर्की के खलीफा के पद को पुनः से स्थापित करना। इस समय खिलाफत कमेटी बनाया जाता है, जो कि सितंबर 1919 में बनाया गया था, और इसके अध्यक्ष रहते हैं महात्मा गांधी। ये भी आपको ध्यान देना है कि खिलाफत कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष इसलिए थे क्योंकि इस समय वो हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ मिलाना चाह रहे थे। देखिए गांधी जी ने इस अवसर को हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता का अवसर के रूप में देखा और इस आंदोलन में शामिल हो गए। फिर 19 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर 1919 में खिलाफत दिवस मनाया जाता है संपूर्ण भारत में, और 1920 में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया। गांधी जी क्या करते हैं, ये जो खिलाफत आंदोलन था उसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ देते हैं, और असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए अगर खिलाफत आंदोलन की समाप्ति की बात करें
तो 1924 ईस्वी में तुर्की के कमाल पाशा के द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। उसके पश्चात ये आंदोलन जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो जब खलीफा के पद को ही कमाल पाशा के द्वारा, जो तुर्की के कमाल पाशा थे, उनके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो आंदोलन पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है वो समाप्त होता है। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।